रॉयल सिविल इंजीनियरिंग वेलकम्स यू। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 2 और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो हमने लेक्चर 1 में पूरे थ्योरी क्वेश्चन देखे थे अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो आज हम सारे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द टॉपिक। जो भी टॉपिक है अपना, उस टॉपिक से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि टॉपिक अपना है, टॉपिक आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप देखते जाइए। लगभग मैंने यहाँ पर 20 करीब क्वेश्चन रखे हैं, 20-21 शायद। तो आप देखते जाइए बस। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ये N1 लिखूंगा मैं, मतलब न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, ऐसे सारे चलेंगे। जब अपन थ्योरी देख रहे थे तब वो T था। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं कि सॉल्यूशन मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत आए तो आप प्लीज़ इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ N1। अ रॉड ऑफ डायमेंशन 20 mm इंटू 20 mm इज कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इज, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्या डेवलप करेगा, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पता है इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या रहता है, काफ़ी सिंपल है, पहला ही क्वेश्चन उठा है इसलिए हमें पता है स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया रहता है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ गिवन है, तो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट करी। पी हमें गिवन है कितना, 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलो न्यूटन है तो हमने 10 रखा। आफ्टर दैट 10 के बाद में हमने 10 × 10⁻³ किया, तो किलो न्यूटन से न्यूटन बन गया। अपॉन में एरिया रखा, एरिया 20 × 20 दिया हुआ है ना। तो एरिया अपन ने रखा और ये आंसर आ गया अपना 25 MPa। MPa बोल लो या न्यूटन पर mm² बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 25 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अक्रॉस सेक्शन बार ऑफ एरिया 700 mm² इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, फिगर में हमें दिख रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस MPa इन द सेक्शन QR। हमें सेक्शन QR में वैल्यू बतानी है स्ट्रेस की, इस वाले सेक्शन में, QR वाले सेक्शन में हमें स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है। तो फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्रॉस सेक्शन बार ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन बार दिया है हमको, ये पूरा बार है ना, ये पूरा बार है। इसका एरिया दिया हुआ है हमें, कितना दिया है, 700 mm²। ये एक्सियल सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, तो हमें दिख भी रहा है एक्सियल लोड लग रहा है इसमें, इस फिगर में, है ना। एज शोन इन द गिवन फिगर बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इन MPa ऑफ सेक्शन QR। तो हमें सेक्शन QR पे क्या स्ट्रेस लग रहा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो देखो हमने जैसे इसको सेक्शन में डिवाइड करा, तो देखो पहले आएगा 68। 68 किलो न्यूटन कहाँ पर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये 68 है ना। तो ये 68 है, वेट कीजिएगा एक मिनट, कि 63 है ना। फिगर में 63 है, तो ये 63 ही होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट इसको आप करेक्ट कर लेना, 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 यहाँ पर है। ये आपने अपने स्टार्टिंग में ही जब हम सॉम पढ़ी थी तो हमने किया होगा, हम फिगर को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर वही किया है। फिगर ये 63, 28, 77 इसमें डिवाइड हुआ है, तो PQR और S में डिवाइड हो गया। ये एक्सियल लोडिंग डायग्राम है ये। और इसके बाद में हमें बताना है लोड इन QR। तो QR सेक्शन में क्या लग रहा है, तो QR में हमने बता दिया दैट इज़ प्लस 28 किलो न्यूटन। QR में लग रहा है कितना, 28 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इम्पोस्ट स्ट्रेस कितना रहेगा, स्ट्रेस ऑन QR, तो PQR अपॉन AQR। ये बड़ा लिख दिया है, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से रहेगा। एक मिनट, ये रहेगा, है ना। P मतलब लोड, स्ट्रेस वही रहता है ना, लोड। तो PQR अपॉन AQR। तो हमने बता दिया कि लोड कितना लग रहा है QR पर। ये आप, मैं आशा करता हूँ कि ये तो आप कर ही लेंगे इसको सॉल्व, तो कि QR में आपका कितना कितना लोड लग रहा है। ये हम डिवाइड करते थे पहले, आपको याद हो तो मैं थोड़ा बता दूं। जब हम पहले क्वेश्चन करते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, स्टार्टिंग में ही रहता था ये, तो हम इसको सेक्शन में डिवाइड कर लेते थे अलग अलग। तो आप इसको खुद से करके देखना, सेक्शन में डिवाइड करना, फिर उसके बाद हमें क्योंकि QR का निकालना है, तो आप QR में आप पुट करके देखना वैल्यू, तो क्या निकल के आएगा आपका। आपका डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर QR निकल के आएगा 28 किलो न्यूटन।
ठीक है, क्यू आर आएगा 28 किलो न्यूटन। अब हमको यहाँ पर स्ट्रेस पूछ रहे थे, हमको ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो जाएगी, ये तो हम इजीली कर लेंगे, पर हमें बताना क्या है, स्ट्रेस बताना है। तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस अगेन वो भी सिंपल ही है, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया रहता है। यहाँ पर क्यू आर के रेस्पेक्ट में पूछा तो क्यू आर के रेस्पेक्ट में हम बता देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा 40 MPa, 40 MPa। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 MPa। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज N3 है व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस। हमसे पूछा थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ रॉड हैविंग अ डायमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें तो थर्मल स्ट्रेस बताना है, किसमें, रॉड में बताना है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसकी डायमीटर कितनी है, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर की, लेंथ है 2 सेंटीमीटर की, एक्सपीरियंस कर रहा है हीटिंग फ्रॉम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। ये उसकी हीटिंग जा रही है, हीटिंग की एक रेंज जा रही है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा, तो ये क्लियर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा इक्वल टू 10 × 10⁻⁶ एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जो ई रहता है अपना ई, वो कितना है 250 GPa। तो हमें तो क्या बताना है, हमें तो थर्मल स्ट्रेस से मतलब है। तो थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, अब देखिए सॉल्यूशन। पहले तो हमने जो टेम्परेचर की रेंज जा रही है उसमें अपन डेल्टा टी निकाल लेंगे। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस जा रहा था, मिनिमम 50 जा रहा था, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डेल्टा टी। अब थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग भी। थर्मल स्ट्रेस रहता है अल्फ़ा डेल्टा टी ई। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद में डेल्टा टी वही चेंज इन टेम्परेचर, और ई हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बस इस फॉर्मूले के बाद में हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर आएगा 375 MPa। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 375 MPa। आई होप ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, सिंपल ही क्वेश्चन है अभी तो। नेक्स्ट देखते हैं N4 स्टील रॉड हुज डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। स्टील रॉड है जिसकी डायमीटर कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, एंड 2 मीटर लॉन्ग, और 2 मीटर लंबी है। एक्सपीरियंस कर रही है हीटिंग फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग की रेंज दे दी 30 से लेकर कितनी है, 150 डिग्री सेल्सियस तक की है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमको अल्फ़ा की वैल्यू दे दी। द रॉड हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अब हमें कंडीशन दी है कि रॉड है ना रिस्ट्रिक्टेड कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड, और थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, 288 MPa। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ देखो फॉर्मूला वही रहेगा, अब हमसे बात दूसरी पूछ ली, हमसे अब ई की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम वही रेंज बता देंगे टेम्परेचर की, 150 से 130 के बीच में, तो डेल्टा टी निकाल देंगे। फिर अब हमें पता है थर्मल एक्सपेंशन होता कितना है, अल्फ़ा टी ई रहता है थर्मल स्ट्रेस, दैट इज़ अल्फ़ा टी ई। अब इस बार हमें अल्फ़ा भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। इजीली हम ई निकाल सकते हैं, है ना। तो बस हमने यही किया, सारी वैल्यू पुट करी यहाँ पर, और हमने ई की वैल्यू निकाल दी। आपकी कैलकुलेशन आप खुद से तेज करिए इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। तो ई आएगा 200 GPa। तो अभी तक N4 तक क्वेश्चन सिंपल ही हैं सारे, है ना। तो कितना आया, 200 GPa। आंसर विल बी 200 GPa। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज N5। क्वेश्चन है अ लोड ऑफ 2000 kg अप्लाइड। 2000 kg का लोड है, अप्लाइड किया गया, अप्लाइड टू ए ब्रास सिलेंडर। ब्रास के सिलेंडर पे अप्लाइड किया गया। सिलेंडर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। कॉस्ड द लेंथ टू इंक्रीज 0.8 सेंटीमीटर। उससे क्या हुआ, उसमें एलोंगेशन हुआ और 0.8 सेंटीमीटर से उसकी लेंथ बढ़ गई। एंड द डायमीटर टू डिक्रीज, और वहीं पर डायमीटर में डिक्रीमेंट हुआ और डायमीटर क्या हो गई, घट गई 0.005 सेंटीमीटर से। हमें बताना है पॉइजन्स रेशियो ऑफ ब्रास। तो हमें ब्रास का पॉइजन्स रेशियो बताना है, जिसको हम म्यू भी बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो को। तो देखते हैं। सबसे पहले पॉइजन्स रेशियो क्या रहता है, हम बता देंगे चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ, है ना। म्यू इक्वल टू क्या रहता है, ये हमने बता दिया यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है वो ये है, वैसे म्यू की डेफिनेशन अलग रहती है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
पर ये यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा। तो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आप या तो डेफिनेशन से देख लो या डायरेक्ट क्वेश्चन से भी देख सकते हो। लेटरल साइड हो जाएगी डायमीटर और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी इसकी लेंथ वाली साइड, है ना। तो ये बस हमने पॉइजन्स रेशो रखा, उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी। तो देखो डायमीटर है ना वो डिक्रीमेंट में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, माइनस साइन लिया, -0.005/10। वहीं पर जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीमेंट में जा रही है 0.8 से, और ओवरऑल तो माइनस रहता ही है। जो हम फॉर्मूला लिखते थे पॉइजन्स रेशो का उसमें यही तो करते थे, तो माइनस तो हम लिखते ही हैं, तो ये हो जाएगा। तो उसको बस आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.025। तो ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, 0.025, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए N6 पर। N6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो। अगेन हमसे पॉइजन्स रेशो पूछ रहे हैं। इफ़ द इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इज 200 GPa एंड 66.67 GPa। तो इस बार GPa के रेस्पेक्ट में पूछ लिया क्या क्या, एक तो इलास्टिसिटी और रिजिडिटी तो हमको गिवन है ना, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पॉइजन्स रेशो बता दो आप कि पॉइजन्स रेशो क्या रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में पहले हम लगाएंगे एक फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तो E = 2G1 + म्यू होता है। ऐसे बहुत सारे, कम से कम 4 या 5 रिलेशन होते हैं, आप सारे याद कर लेना। तो E = 2G1 + म्यू। बस उसके बाद में क्या, हमें वैल्यू पुट करनी है और हमें निकालना क्या, हमें ये म्यू निकालना है, ये म्यू पॉइजन्स रेशो निकालना है। वेट कीजिएगा, ये जो म्यू है ये निकालना है। तो बस ये हम निकाल लेंगे आसानी से। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, म्यू हमारा निकल के आ रहा है 0.5। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 0.5। अभी तक सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, बस आप इन फॉर्मूलेस को याद रख लेना, जैसे ये वाला फार्मूला हो गया, और भी जितने आएंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ राउंड बार अंडर यूनी एक्सियल टेंशन। अब क्या लग रहा है, यूनी एक्सियल टेंशन लग रहा है, और हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। कैसे, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए राउंड बार अंडर यूनी एक्सियल टेंशन स्ट्रेस विथ एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो क्या होता है, आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ रहा है एक तरह से स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये तो फार्मूला हो गया, किसका हो गया, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। लेकिन ऑप्शन तो इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो हमें थोड़ा इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। हाफ इंटू सिग्मा इंटू कैपिटल ई, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और हम लिख सकते हैं इस तरह से, हाफ इंटू सिग्मा इंटू, और ई की जगह क्या लिख दिया अपन ने, सिग्मा बाय कैपिटल ई। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आपने हुक्स लॉ पढ़ी होगी। स्ट्रेस, वेट कीजिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। फिर उसके बाद स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू ई रहता है, एप्साइनन रहता है। और ये एप्साइनन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वही रहेगा, है ना। तो वेट कीजिएगा एक मिनट, स्ट्रेस हाफ इंटू दिस इंटू ई बाय सिग्मा बाय ई, वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी जगह कम है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछना मुझसे। अगर ये डाउट आपको सच में लगता है तो मैं इसको फिर अलग से बता दूंगा वीडियो में, ठीक है ना। अभी अपन कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास में, है ना। तो ये इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही हम इसको रीडिफाइन करेंगे ना, तो रीडिफाइन करने के बाद क्या वैल्यू निकल के आएगी, आप डायरेक्ट याद रखिए इसको, σ²/2e, σ²/2e, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा σ²/2e, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, N8। गाइस हमें N20 तक जाना है, इसलिए ना थोड़ी सी स्पीड अपन को बढ़ानी पड़ेगी। तो N8 नंबर का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो 0.2 इज। तो हमसे पूछ रहा है क्या, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू, वेट कीजिए, यंग्स मॉडुलस का हमको रेशियो बताना है, किसके रेस्पेक्ट में, टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के रेस्पेक्ट में, और जिसका पॉइजन्स रेशियो है मटेरियल का 0.2। अगेन आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, मैंने तो ऐसे किया था, E = 2G1 + म्यू, आपने भी ऐसे ही किया होगा।
बस इसको थोड़ा सा इन्होंने रीडिफाइन कर दिया। तो कितना आया, जी इक्वल टू ई अपॉन टू 1+μ। तो ये कितना हो जाएगा, ई अपॉन जी इक्वल टू 1+μ। और आगे हमने सॉल्व किया तो डायरेक्ट आ जाएगा ई अपॉन जी। हमको यही रेशो चाहिए था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रेशो। तो ये निकल के आएगा 12/5। आया तो था 2.4, बट ऑप्शन अपना फ्रैक्शन में, इसलिए 12/5 ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12/5 इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्ट्रेट वायर 15 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 2000 kgf per centimeter square. Elastic modulus is 1.5 into 10 to the power 6 kgf per centimeter square. Coefficient of linear expansion for a material, that is alpha, equal to 16.66 into 10 to the power minus 6 per degree Fahrenheit. The temperature change in degree Fahrenheit, हमें temperature change बताना है, to produce the same elongation as due to 2000 kgf per centimeter square टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें टेम्परेचर चेंज बताना है जो प्रोड्यूस कर रहा है सेम एलोंगेशन एज ड्यू टू 2000, जो 2000 kgf के कारण एलोंगेशन हुआ था वही एलोंगेशन ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें हमें टेम्परेचर बताना है। आई होप क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अब आंसर देखिए, तो हम अगेन फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा वो जब क्या होता है स्ट्रेस, मतलब थर्मल स्ट्रेस क्या रहता है, अल्फ़ा एल अल्फ़ा डेल्टा टी रहता है ना, एल अल्फ़ा डेल्टा टी रहता है। आगे देखिए, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा टी हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन ई अल्फ़ा, स्ट्रेस अपॉन ई अल्फ़ा, है ना। इतना आप समझ गए। ये क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, एल से एल कैंसिल हो गया एक्चुअली, है ना, क्योंकि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है ये देखो, चेंज इन लेंथ रहता है सिग्मा एल बाई ई रहता है, उसको आगे अपने बताया चेंज इन लेंथ इक्वल टू सिग्मा एल बाई ई, और जो कि किसके इक्वल रहता है, एल अल्फ़ा डेल्टा टी के। हमने जब इसको, हमको क्या चाहिए, हमें डेल्टा टी चाहिए, तो डेल्टा टी क्या निकल के आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई अल्फ़ा। बस अब आप इसका सीधे वैल्यू पुट करना, और वैल्यू पुट करने के बाद अपना आंसर आएगा कितना, 80.03 पर डिग्री फ़ारेनहाइट। गाइस मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ जिससे ज़्यादा क्वेश्चन हो, आप इसको आराम से पॉज करके सॉल्व करना, और मैं तो कहूँगा क्वेश्चन तक रखो, खुद से सॉल्व करो, फिर आंसर देखो, है ना, तब आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो 80.3 इज़ द करेक्ट आंसर। 80.3 दैट इज़ 80 ही हो जाएगा, उसके अप्रॉक्सीमेटली आंसर लेकर चलेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। टू सिमिलर राउंड बार ए एंड बी आर ईच 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एज शोन इन द गिवन फिगर। दो बार हैं ए और बी, तीन दोनों ही क्या है, 30 सेंटीमीटर लंबे हैं, लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर की, शोन इन द फिगर, फिगर अभी दिखाते हैं। रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय बार ए एंड बार बी, दैट इज यू बी बाई यू ए। अज्यूम करो बोथ बार को टू बी एक्जुअली लोडेड इक्वली, टू बी एक्सियली लोडेड इक्वली, ये हमें अज्यूम करके चलना है। तो फिगर देख लो, फिगर कुछ इस तरह से, बार ए ये है, बार बी ये है, और इस तरह से ये फिगर शो हो रहा है। हमें क्या बताना है, यू ए बाई यू बी, मतलब रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बार ए टू दैट ऑफ बार बी। तो फिगर आप अच्छे से देख लो एक बार और, ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है, पी स्क्वायर एल अपॉन 2 AE, ये किसके लिए रहती है, फॉर एक्सियली लोडेड बार के लिए, है ना। अब देखिए ए पर कितना होगा, पी स्क्वायर L1 अपॉन 2A1E प्लस पी स्क्वायर L2 अपॉन 2A2E। ये कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, फिगर देखिए, ये है ए वाला, है ना, ये वाला, वेट, ठीक है, तो ये है अपना ए वाला फिगर। ए में देखो ये है ना, ये क्या बताया अपन ने, ये फॉर्मूला पी स्क्वायर L1 अपॉन 2A1E1, तो हमने पहले ये ले लिया, मतलब एरिया लिया होगा ना, ये ए ले लिया होगा, ये A2 ले लिया होगा, A1 ये A2 इसी तरह लिया होगा, है ना। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। अब कुछ भी मान लिया हो, A10 ले लिया या B20 ले लिया, कुछ भी, यहाँ पर इन्होंने ऐसे लिया है, ये है A1 ऊपर है और A2 नीचे है ना, तो A1 हो जाएगा ये वाला और A2 हो जाएगा ये वाला। सिमिलरली यहाँ पर भी लिया होगा बी वाले फिगर के लिए, पहले इसको देख लें। तो बस ये हमने लिया,
उसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया, मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2e ले लिया कॉमन, अंदर वैल्यू डाल दी तो ये हो जाएगा। ऐसे ही हमने यू बी के लिए किया, सेम सेम किया वही। एरिया को हमने जो ऊपर जो फॉर्मूला है ना, बस अब उसको पुट किया है हमने बस। तो ये पुट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, ये कॉमन बाहर आ जाएगा और ये अंदर वैसा टर्म रह जाएगा। इसके बाद हम इनका रेशो ले लेंगे और रेशो लेने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 1.5। और इसको आगे डिफाइन करेंगे तो 3/2 आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2, है ना गाइस। तो आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन कहाँ है ये, 3/2, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें थ्योरी मतलब जो न्यूमेरिकल पार्ट है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट पे आपको थोड़ा कमांड रखना है अपना अच्छा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अब हमें वीडियो को थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं, है ना। देखो वैसे क्वेश्चन मेरे पास पूरे हैं, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, देन 12, देन आपको सारे बता देता हूँ, 13। लेकिन क्या है, जल्दी जल्दी में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो सब बेकार है। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये 15 हो जाएगा, ये 16। जैसे मैंने बोला ना कम से कम 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 17, 18, 19 एंड देन क्वेश्चन नंबर 20, 21 भी है, 22, 23। तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि जल्दी ही आएगी क्योंकि पूरा कंटेंट रेडी है अपने पास। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से ले लेंगे, है ना। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, है ना। तो गाइस अपन अब अगला जो अपना लेक्चर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 से आएगा, है ना। 10 तक हमने आपको बता दिया है, ठीक, 10 तक आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने कैसे कैसे देखा, डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा, तो जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर अपन वीडियो एंड कर देंगे। तो देखिए, वेट कीजिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू हुआ था, न्यूमेरिकल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल था काफ़ी। फिर क्वेश्चन 2 आया, इसमें बार के बारे में पूछा था। फिर क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया था थर्मल स्ट्रेस के बारे में पूछा, इसका फॉर्मूला ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आया, उसमें भी थर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइजन्स रेशो पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाँ इसमें भी हमसे पॉइजन्स रेशो पूछा था, थोड़ा कुछ मॉडिफाई किया था कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा इन लोगों ने। फिर क्वेश्चन 7 में जो कि स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड था, इसमें आप कमेंट करके पूछना अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे का रिलेशन। वैसे सिंपल है, हुक्स लॉ अप्लाइड होगी या एरिया को चेंज किया होगा तब ई की वैल्यू आई होगी, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी सिंपल था, रिलेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 भी रिलेशन पर बेस्ड है, थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड वाला क्वेश्चन था ये। देन क्वेश्चन नंबर 10 में 2 बार से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये भी सिंपल था, हमसे स्ट्रेन एनर्जी का रेशो पूछा था। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3 अपना क्वेश्चन नंबर 11 से, और पूरा क्वेश्चन नंबर 23 तक जाएगा, है ना, 23 ही है ना। तो ये पूरा जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 23 तक, जो अगला लेक्चर रहेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।